नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर, जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, आज चीन के नियंत्रण में क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह पवित्र स्थान, जो एक समय भारत का हिस्सा था, आज एक विवादित क्षेत्र बन गया है? कैलाश मानसरोवर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारत चीन के रिश्तों, राजनीति और जियोपॉलिटिक्स का भी एक अहम हिस्सा बन गया है। आज हम आपको कैलाश मानसरोवर की वो कहानी सुनाएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम इतिहास के पन्नों को पलटकर आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैलाश पर्वत के बारे में किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखते, बल्कि यह क्षेत्र प्रकृति के ऐसे अद्भुत रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसे कि कैलाश पर्वत को आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर और रिलीजियस फेथ के कारण आज तक किसी ने इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की है। इस पर्वत का आकार किसी पिरामिड जैसा है। कुछ वैज्ञानिक इसे मैन मेड स्ट्रक्चर भी मानते हैं, यानी आदमी के द्वारा बनाया गया। यह धरती की ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। इसके पास ही है मानसरोवर झील, जो 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 320 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यह झील सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इसका पानी रहस्यमयी गुणों से भरा हुआ है। दिन के समय में यह झील अपना रंग बदलती है। सुबह हल्की नीली, दोपहर में हरी और रात में गहरे काले रंग की हो जाती है। मानसरोवर और राक्षस ताल झील दोनों आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन एक का पानी मीठा और पवित्र है तो दूसरे का खारा और अशुद्ध। यह दोनों झीलें एक अद्भुत संतुलन का उदाहरण है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से एशिया की 4 सबसे महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। ये नदियां करोड़ों लोगों को पानी और जीवन देती है। हमारे हिंदू धर्म में तो ये माना जाता है कि मानसरोवर झील में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वहीं कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का घर माना जाता है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, जैन धर्म में इसे ऋषभ देव का निर्वाण स्थल कहा गया है और बौद्ध धर्म में इसे मेरू पर्वत कहा जाता है। ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। सोचिए कितना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है इस जगह का। अब जरा कैलाश मानसरोवर के इतिहास की ओर चलते हैं। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि भारत, तिब्बत और नेपाल के बीच कल्चरल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल कनेक्शन का एक अहम हिस्सा रहा है। इतिहास में इस जगह की ऑनरशिप और कंट्रोल को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो न केवल धार्मिक बल्कि जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी बहुत मायने रखती है। 17वीं सदी में कैलाश मानसरोवर पर लद्दाख के राजा तस्वांग नामग्याल का राज था। इस समय ये एरिया भारत की सीमाओं का इंटीग्रल पार्ट था और भारतीय रूलर्स के नियंत्रण में था। 1911 और 1921 की जनगणना के रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि मानसरोवर के पास स्थित मेंसर गांव भारत का हिस्सा था। अंग्रेजों के ये रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि कैलाश मानसरोवर और इसके आसपास का इलाका भारत के जियोग्राफिकल और कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट रहा है। अब आते हैं 19वीं सदी पर। 1841 में जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह के सेनापति जनरल जोरावर सिंह ने तिब्बत पर हमला कर दिया था। उन्होंने मानसरोवर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनका नियंत्रण ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। जोरावर सिंह के साहसिक प्रयास उस समय के सैन्य और राजनीतिक प्रभाव का एक उदाहरण थे, लेकिन तिब्बत का हार्श क्लाइमेट और लोकल रेजिस्टेंस उनकी सेना के लिए बड़ी चुनौती साबित हुए। उसी वर्ष उनकी सेना हार गई और यह क्षेत्र तिब्बती नियंत्रण में वापस चला गया। फिर 1903-1904 में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जिसे यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन के नाम से जाना जाता है। यह अभियान ब्रिटिश भारतीय सेना ने शुरू किया था, जिसका नेतृत्व कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने किया था। इस अभियान का उद्देश्य तिब्बत में ब्रिटिश साम्राज्य के कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना था। ब्रिटिश सरकार को डर था कि रूस तिब्बत के जरिए ब्रिटिश भारत की सीमाओं पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद ब्रिटिश सेना तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुंच गई और वहां के स्थानीय शासकों को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस संधि का कैलाश मानसरोवर क्षेत्र पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इससे तिब्बत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कमजोर हुई, जिसका फायदा बाद में चीन ने उठाया। अब बात करते हैं 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। 1950 में चीन की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना
के लीडर और चीन के शासक माओ त्से तुंग ने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इस घटना ने एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। तिब्बत पर कब्जे के साथ चीन ने धीरे धीरे कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, जिसमें भारत ने तिब्बत को चीन का अभिन्न हिस्सा मानने पर सहमति दे दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई नीति का एक हिस्सा था। नेहरू का मानना था कि भारत और चीन एक साथ एशिया में शांति और विकास के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन इस समझौते में भारत ने मानसरोवर और कैलाश पर अपने अधिकार और दावे को कमजोर कर दिया। 1958 में जम्मू कश्मीर समझौते के तहत मेनसर गांव और उसके आसपास का क्षेत्र चीन के नियंत्रण में चला गया। इसके बाद 1959 में चीन ने पहली बार अपने ऑफिशियल मैप में कैलाश मानसरोवर को अपने देश के पार्ट के रूप में दिखाया। इधर नेहरू ने संसद में इसका विरोध जरूर किया, लेकिन उनकी सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने में नाकाम रही, क्योंकि उस समय नया नया आजाद हुआ भारत अपनी आंतरिक समस्याओं, विभाजन के बाद देश चलाने की चुनौतियों और कश्मीर विवाद में उलझा हुआ था। और चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत और कैलाश मानसरोवर पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। 1951 में चीन द्वारा तिब्बत पर आधिकारिक कब्जा और उसके बाद कैलाश मानसरोवर पर नियंत्रण ये दिखाता है कि चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जे की योजना कितनी सिस्टमेटिक तरीके से बनाई थी। उस समय हम एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण हम चीन की आक्रामक नीतियों का जवाब देने में कमजोर साबित हुए। इसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और कैलाश मानसरोवर क्षेत्र पर चीन का कब्जा और मजबूत हो गया। अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की, जो लाखों तीर्थ यात्रियों के लिए एक सपने जैसा है। 2020 में भारत और चीन के बीच बढ़े हुए तनाव के कारण ये यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कजान में मुलाकात करने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की सहमति जताई है। ये यात्रा 2025 की गर्मियों में फिर से चालू हो जाएगी। इस यात्रा का संचालन भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, लेकिन हर कोई ये यात्रा नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को कई मेडिकल और फिटनेस चेक से गुजरना पड़ता है, जिन्हें ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस देखती है। सबसे पहले तो एक हेल्थ चेकअप किया जाता है, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर, लंग कैपेसिटी और दूसरे जरूरी टेस्ट होते हैं। इसके बाद एक फिटनेस टेस्ट भी लिया जाता है, ताकि ये चेक किया जा सके कि आप इस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए फिट हैं या नहीं। यात्रा की कुल लंबाई लगभग 25 दिन की होती है। इस दौरान श्रद्धालु उत्तराखंड और सिक्किम से होते हुए तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक पहुंचते हैं। ये सफर काफी टफ होता है, क्योंकि श्रद्धालुओं को 3000 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर यात्रा करनी होती है, यानी उन्हें शरीर को हाई एल्टीट्यूड्स के हिसाब से एडजस्ट करने का वक्त चाहिए होता है। ये यात्रा फिजिकली डिमांडिंग होने के साथ साथ मेंटली चैलेंजिंग भी होती है। अब बात करते हैं खर्च की। कैलाश मानसरोवर यात्रा का खर्च लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक हो सकता है। इसमें ट्रिप का खर्च, मेडिकल चेकअप, खाने पीने की व्यवस्था, ट्रैवल इंश्योरेंस और बाकी सभी खर्चे शामिल होते हैं। इसके साथ ही यात्रा के लिए खास परमिट की भी जरूरत होती है, जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ITBP गाइड करता है, जो सुनिश्चित करता है कि यात्रा पूरी सुरक्षा और सावधानी से हो। तो अगली बार जब आप कैलाश मानसरोवर का नाम सुने, तो इसे केवल एक तीर्थ यात्रा न समझे। ये उस संघर्ष की कहानी है जो हमारी आस्था, इतिहास और कूटनीति को एक धागे में पिरोती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी से भरे शानदार टॉपिक के साथ। नमस्कार।